नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले इंडिकेटर्स में से एक को कवर करने जा रहा हूं, जिसका उपयोग ट्रेडर्स द्वारा टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग के लिए करते हैं। यह इंडिकेटर कोई और नहीं बल्कि फिबोनाची टूल है। आपने अपने स्कूल के दिनों में और ट्रेडिंग के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में फिबोनाची के बारे में सुना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कई दिलचस्प प्रॉपर्टीज हैं और मैथमेटिक्स और साइंस के विभिन्न संदर्भों में इसके अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस हैं। ये वास्तव में डिस्कशन के लिए एक दिलचस्प टॉपिक है, लेकिन जो बात अधिक इंटरेस्टिंग है वह है फाइनेंशियल मार्केट्स में इसकी रोल। यह एक शक्तिशाली टूल है जो फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स का फोरकास्ट लगा सकता है और पोटेंशियल प्राइस लेवल्स देता है जहां आप अपनी एंट्रीज या एग्जिट्स ले सकते हैं। तो ये फिबोनाची टूल पर एक कंप्लीट कोर्स होने जा रहा है और हमेशा की तरह मैं फिबोनाची की बेसिक बातें से शुरू करूंगा। फिर मैं महत्वपूर्ण फिबोनाची नंबर्स और उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है इस पर डिस्कशन करूंगा। इसके बाद फिबोनाची रेशियोज और गोल्डन रेशियो का महत्व के बारे में बात करेंगे। फिर हम समझेंगे कि फिबोनाची कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग में क्यों काम करती है। फिर मैं सबसे महत्वपूर्ण फिबोनाची टूल्स के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में ट्रेडर्स को अवश्य पता होना चाहिए। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन और फिबोनाची एक्सपेंशन है और हम ट्रेडिंग के लिए इन फिबोनाची टूल्स का उपयोग कैसे करें इसको गहराई में जानेंगे। तो सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें ताकि एंटायर कॉन्सेप्ट की पूरी समझ प्राप्त हो सके। कृपया क्वालिटी कंटेंट बनाने में लगाए गए टाइम और एफर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और बेल नोटिफिकेशन भी सक्षम करें ताकि आप किसी भी अपकमिंग वीडियोस को मिस न करें। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि यह एक मजेदार राइड होने वाली है। आइए ग्रासरूट लेवल से शुरुआत करें। फिबोनाची सीक्वेंस क्या है और इसकी ओरिजिन कहां से हुई? लियोनार्डो पेज़ानो बोगोलो, जो पीसा के एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, इसको 1202 में फिबोनाची सीक्वेंस की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है। फिबोनाची सीक्वेंस को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह ऐसा होता है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 और सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक है, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं फिबोनाची सीक्वेंस के पीछे के मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में बहुत गहराई तक नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा जो आपको सीक्वेंस की नेसेसरी बैकग्राउंड प्रदान करेगी। अब इन सब का सेंस कैसे निकाला जाए कि सीक्वेंस में नंबर्स कैसे बनती हैं? ये बहुत आसान है। सीक्वेंस में प्रत्येक नंबर उसके पहले की दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को जोड़कर बनाई जाती है। इसलिए यदि आप 5 और 8 जोड़ते हैं तो आपको 13 मिलता है, जो फिबोनाची सीक्वेंस में अगला नंबर है। और यदि आप 34 और 55 जोड़ते हैं तो आपको 89 मिलता है, इत्यादि। लेकिन ये नंबर्स किसी ट्रेडर के लिए वास्तव में कोई यूज की नहीं है, क्योंकि जो नंबर्स आप अपने फिबोनाची ट्रेडिंग टूल पर देखते हैं वे वास्तव में फिबोनाची सीक्वेंस नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके चार्ट में फिबोनाची टूल में जो नंबर्स शामिल हैं वह है 0.236, 0.382, 0.618, 0.786 आदि। तो ये वास्तव में क्या है? इसका उत्तर यह है कि फिबोनाची ट्रेडिंग टूल के लिए उपयोग की जाने वाली नंबर्स वास्तव में फिबोनाची रेशियोज है, न कि फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची रेशियोज से मेरा क्या मतलब है? यदि आप फिबोनाची सीक्वेंस पर किसी नंबर को किसी भी सक्सीडिंग नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें फिबोनाची रेशियो मिलता है। इसलिए यदि आप दो कंसेक्यूटिव फिबोनाची नंबर्स को क्रम से डिवाइड करते हैं तो हमें पहला रेशियो मिलेगा जो 0.618 है। उदाहरण के लिए, यदि हम 21 को अगली नंबर से डिवाइड करते हैं जो 34 है तो आपको 0.618 प्राप्त होता है, या 61.8%, जब इसे केवल 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। और यदि आप दो फिबोनाची नंबर्स को उनके बीच एक नंबर का गैप के साथ क्रम से डिवाइड करते हैं तो आपको दूसरा रेशियो मिलेगा जो 0.382 है। एक उदाहरण तब होगा जब 21 को 55 से डिवाइड किया जाए तो आपको 0.382 या 38.2% मिलता है। इसी प्रकार यदि आप किसी फिबोनाची नंबर को उसके प्रीसीडिंग नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें 1.618 रेशियो प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 55 को 34 से डिवाइड करते हैं तो आपको 1.618 या 161.8% प्राप्त होगा। ये रेशियो बहुत लोकप्रिय है और इसे गोल्डन रेशियो कहा जाता है। ये जियोमेट्री, आर्ट, आर्किटेक्चर, नेचर आदि में कई बार दिखाई देता है। ये रेशियो 0.618 रेशियो का बिल्कुल इन्वर्स है। ठीक है,
तो ये फिबोनाची रेशियो और फिबोनाची नंबर्स के पीछे का मूल विचार था। अब सवाल ये है कि ट्रेडिंग करते समय अपने बेनिफिट के लिए उनका उपयोग कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कई प्रकार के फिबोनाची टूल्स हैं, जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची चैनल्स, फिबोनाची टाइम जोन्स, फिबोनाची सर्कल्स, फिबोनाची स्पाइरल्स, फिबोनाची वेजेस, और ये लिस्ट चलती रहती है। इनमें से कौन सा फिबोनाची टूल सबसे अधिक यूजफुल है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ट्रेडिंग के लिए इन फिबोनाची टूल्स का उपयोग कैसे करते हैं ताकि आप बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त कर सकें। फिबोनाची टूल्स की एक पूरी स्पेक्ट्रम के बावजूद सबसे वाइडली यूज किए जाने वाले टूल्स में फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन और फिबोनाची एक्सपेंशन शामिल है। और ऑनेस्टली कहूं तो आपको बस यही चाहिए। लेकिन उनमें से प्रत्येक को डिटेल से एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको रीजंस बताता हूं कि फिबोनाची लेवल्स रियल मार्केट कंडीशंस में क्यों काम करते हैं। यह इन दोनों में से किसी एक कारण से हो सकता है। ये फिबोनाची नंबर्स का सपोर्ट करने वाले कोर मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स और नेचर में पाए जाने वाले जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स के साथ उनके संबंध के कारण हो सकता है, जो उन्हें फाइनेंशियल मार्केट्स में काम कराता है। या आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि यह केवल बाजारों में लोगों की क्राउड मेंटालिटी के कारण है। और फैक्ट ये है कि चूंकि बहुत सारे ट्रेडर्स इन लेवल्स को देखते हैं और उनका ट्रेडिंग करते हैं, हम इन लेवल्स के करीब प्राइस के एक विशेष तरीके से बिहेव करने की एंटिसिपेशन कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये सच है, तो मैं शायद कहूंगा कि यह इन दोनों कारणों से ही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें वास्तव में यह एग्जैक्टली जानने की आवश्यकता नहीं है कि यह क्यों काम करता है। आगे बढ़ते हुए मैं समझाऊंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशंस और एक्सपेंशंस क्या है, और आपको यह भी दिखाऊंगा कि उन्हें अपने चार्ट में कैसे अप्लाई किया जाए। आइए फिबोनाची रिट्रेसमेंट से शुरुआत करें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन इस प्रकार है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स इस थियरी पर काम करते हैं कि एक ही दिशा में बढ़ने वाले एक बड़ी प्राइस मूव के बाद प्राइस ओरिजिनल डायरेक्शन में फिर से रिज्यूम होने से पहले प्रीवियस प्राइस लेवल पर पार्टली रिटर्न आ जाएगी या वापस रिट्रेस हो जाएगी। यदि आप इसके बारे में थोड़ी देर के लिए सोचते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। ये बस प्राइसेस की स्विंग नेचर या वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कीमतें एक सिंगल स्ट्रेच में ऊपर और नीचे नहीं जाती हैं। इसके बजाय ये स्विंग्स या वेव्स के रूप में चलता है, जहां एक इंपल्स प्राइस मूव होगा जिसके बाद करेक्टिव मूव होगा। इंपल्स मूव वह है जहां मोमेंटम होती है, या यह एक स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव है जो मजबूत कैंडलस्टिक्स के साथ होती है और यह जल्दी से होती है, जबकि करेक्शन या रिट्रेसमेंट ऑनगोइंग मोमेंटम के खिलाफ एक प्राइस मूव है और यह ट्रेडर्स द्वारा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग के कारण हो सकता है और आमतौर पर कमजोर कैंडल्स से जुड़ा होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का एक उद्देश्य ये प्रिडिक्ट करना है कि पुलबैक या रिट्रेसमेंट या करेक्शन कब समाप्त होगा, ताकि वे एक बार फिर मौजूदा ट्रेंड में शामिल हो सकें। यदि प्राइस 38.2% या 61.8% लेवल्स जैसे कुछ रिट्रेसमेंट लेवल्स को तोड़ती है, तो ट्रेडर्स ट्रेंड रिवर्सल की भी उम्मीद कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहो तो पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के रूप में ट्रेडर्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का उपयोग करते हैं। इन सब के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन पहले आइए जानें कि अपने चार्ट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को कैसे प्लॉट करें, और इन लेवल्स को प्लॉट करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स वास्तव में हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो पॉसिबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को इंगित करती हैं, जहां प्राइस की डायरेक्शन पोटेंशियली रिवर्स हो सकती है। फिबोनाची टूल के बारे में सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि यह तब सबसे अच्छा काम करता है जब मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा हो। तो सरल विचार यह है कि जब बाजार ऊपर की ओर चल रहा हो तो लॉन्ग पोजीशंस लिया जाए या किसी भी फिबोनाची सपोर्ट लेवल्स पर प्राइस रिट्रेसमेंट होने पर खरीदारी करें, और इसके विपरीत जब बाजार नीचे की ओर चल रहा हो तो फिबोनाची रेजिस्टेंस लेवल्स पर शॉर्ट ट्रेड्स करें या रिट्रेसमेंट पर बेचें। इसलिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को एक प्रिडिक्टिव टेक्निकल इंडिकेटर के रूप में सोच सकते हैं, क्योंकि हम ये पहचानने का प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में कीमत कहां हो सकती है। अब इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को खोजने के लिए आपको बाजार में मौजूदा ट्रेंड की पहचान करनी होगी, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, और फिर आपको सबसे रीसेंट और सिग्निफिकेंट स्विंग हाई और स्विंग लो ढूंढना होगा। यदि आपको प्राइस स्विंग्स और ट्रेंड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप मार्केट ट्रेंड्स पर मेरा वीडियो देख सकते हैं, या अधिक क्लैरिटी के लिए आप कंप्लीट प्राइस एक्शन कोर्स भी देख सकते हैं। एक बार जब आप ट्रेंड और रीसेंट स्विंग लेवल्स की पहचान कर लेते हैं, तो आप रिक्वायर्ड लेवल्स निकालने के लिए
फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और आपने स्विंग हाई और स्विंग लो की पहचान कर ली है। अब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को चूज करने के लिए बाईं ओर के साइड पैनल पर जा सकते हैं। यदि आप ट्रेडिंग व्यू का उपयोग कर रहे हैं तो बस उसे चुनें और फिर सबसे रीसेंट स्विंग हाई पर क्लिक करें जिसे हमने पहचाना है, और फिर बस कर्सर को रीसेंट स्विंग लो पर खींचें और एक बार फिर से क्लिक करें और हमारा काम हो गया। लेवल्स ऑटोमेटिकली प्लॉट किए जाएंगे। अब सवाल यह है कि हमें डाउन ट्रेंड्स के लिए पहले स्विंग हाई और फिर स्विंग लो का सिलेक्शन क्यों करना पड़ता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि डाउन ट्रेंड में 100% स्विंग मूव्स को रीसेंट स्विंग हाई से रीसेंट स्विंग लो तक मेजर किया जाता है, और यदि हम फिबोनाची टूल को स्विंग लो से स्विंग हाई तक खींचते हैं तो रिट्रेसमेंट लेवल्स इन्वर्ट हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि 0%, 23.6% आदि के लेवल्स स्विंग हाई के पास मार्क किया जाएगा और 78.6%, 100% आदि के लेवल्स स्विंग लो के पास मार्क किया जाएगा। इसलिए एक छोटा अपवर्ड रिट्रेसमेंट अब 78.6% रिट्रेसमेंट दिखाएगा, जो सच नहीं है। ये वास्तव में केवल 23.6% रिट्रेसमेंट है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ करने के सही तरीके का पालन करें, यानी आप हमेशा इंपल्स मूव की ओरिजिन से स्टार्ट करें। एक अप ट्रेंड के लिए इंपल्स मूव की ओरिजिन स्विंग लो लेवल है और एक डाउन ट्रेंड के लिए इंपल्स मूव की ओरिजिन स्विंग हाई लेवल्स है। अब अप ट्रेंड के लिए इसके ऑपोजिट करें। रीसेंट स्विंग लो और स्विंग हाई खोजें। बाईं ओर के पैनल से फिबोनाची टूल को सेलेक्ट करें, फिर स्विंग लो पर क्लिक करें, न कि स्विंग हाई पर, बल्कि सबसे रीसेंट स्विंग लो पर क्लिक करें और फिर कर्सर को सबसे रीसेंट स्विंग हाई पर खींचें और एक बार फिर से क्लिक करें और हमारा काम हो गया। लेवल्स ऑटोमेटिकली प्लॉट किए जाएंगे। आप पैरामीटर्स, कलर्स, अपीयरेंसेस और अन्य सभी चीजों को एडजस्ट करने के लिए हमेशा सेटिंग्स पर जा सकते हैं। आप डेसिमल वैल्यूज या परसेंटेजेस के संदर्भ में भी लेवल्स बदल सकते हैं। मैं पर्सनली इसे परसेंटेजेस में रखना पसंद करता हूं। और यदि आप कुछ लेवल्स ऐड करना या हटाना चाहते हैं तो सेटिंग्स को चेकआउट करें। हार्मोनिक पैटर्न्स से डील करने के दौरान यह विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है, जहां कुछ पैटर्न्स के लिए कुछ स्पेसिफिक लेवल्स की आवश्यकताएं होती है। शायद हम अपने किसी फ्यूचर वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। लेवल्स की डेप्थ के आधार पर हम 23.6% रिट्रेसमेंट को रिलेटिवली शैलो मान सकते हैं। इस तरह के रिट्रेसमेंट्स फ्लैग्स या माइनर पुलबैक्स के लिए उपयुक्त होंगे। माइनर पुलबैक्स आमतौर पर एक मजबूत ट्रेंड के दौरान होते हैं, जहां करेक्टिव मूव्स इंपल्स मूव्स की तुलना में बहुत लिमिटेड होती हैं। 38.2% से 50% रेंज में रिट्रेसमेंट्स को मॉडरेट माना जाएगा, जो पेनेंट पैटर्न्स के लिए उपयुक्त है। इससे भी अधिक गहराई में 61.8% रिट्रेसमेंट को गोल्डन रेशियो के आधार पर गोल्डन रिट्रेसमेंट के रूप में रेफर किया जा सकता है। डीप पुलबैक्स आमतौर पर वीक ट्रेंड्स के साथ होते हैं, जहां करेक्टिव मूव्स अधिक दिखाई देती हैं, जैसा कि हम चैनल पैटर्न्स के साथ पाते हैं। अब आइए चार्ट पर कुछ उदाहरण देखें कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स कैसे अप्लाई करें और प्राइसेस इन लेवल्स पर कैसे रिएक्ट करती हैं। यहां कीमत बढ़ रही है, इसलिए हम स्विंग लो पर क्लिक करके और कर्सर को स्विंग हाई पर खींचकर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को प्लॉट करेंगे। चार्टिंग सॉफ्टवेयर इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है और आपको रिट्रेसमेंट लेवल्स दिखाता है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेली टाइम फ्रेम चार्ट है। जैसा कि आप चार्ट से देख सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% को प्लॉट किए हुआ है। आपको यहाँ कुछ अजीब लग सकता है। हाँ, 50% रेशियो ऑफिशियल तौर पर एक फिबोनाची रेशियो नहीं है, लेकिन ये किसी तरह इस ग्रुप में घुसने में सक्षम था और कभी छोड़ा नहीं। प्रिसाइजली कहो तो यह नंबर या परसेंट डाउ थियरी के इस असर्शन से उपजा है कि एवरेजेस अक्सर अपनी प्रायर मूव्स का आधा हिस्सा पर रिट्रेस होती हैं। मैं इस पर अधिक डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि मैं इस बारे में तब बात करूं जब हम चर्चा के लिए डाउस थियरी पर विचार करेंगे। वैसे भी प्राइसेस में 50% स्विंग्स को भी इंक्लूड करना बहुत उपयोगी है और प्राइस भी इसका रिस्पेक्ट करती है। इसलिए 50% के लेवल्स को वैसे ही रखना एक अच्छा प्रैक्टिस है। अब उम्मीद ये है कि यदि प्राइस रीसेंट स्विंग हाई से रिट्रेस होती है तो इसे उन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स में से एक पर सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि प्राइस पुलबैक होने पर ट्रेडर्स इन लेवल्स पर बाय ऑर्डर्स देंगे। अब आइए देखें कि स्विंग हाई के फॉर्म होने के बाद क्या हुआ। प्राइस ने 23.6% लेवल्स से पुलबैक आ गई और कुछ दिनों तक वहीं बनी रही। फिर आखिरकार
मार्केट ने फिर से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और इवेंचुअली स्विंग हाई को तोड़ दिया। क्लियरली 23.6% फिबोनाची लेवल्स पर खरीदारी करना एक प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म ट्रेड रही होगी। अब आइए एक और उदाहरण देखें, लेकिन इस बार एक डाउन ट्रेंड सिनेरियो के लिए। यहाँ प्राइस नीचे की ओर चल रही है, इसलिए हम पहले स्विंग हाई पर क्लिक करके और फिर कर्सर को स्विंग लो पर खींचकर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को प्लॉट करेंगे। सॉफ्टवेयर ऑटोमैटिकली रिट्रेसमेंट लेवल्स प्लॉट करता है। ये टेक महिंद्रा का डेली टाइम फ्रेम चार्ट है। डाउन ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन यह है कि यदि प्राइस इस लो लेवल से रिट्रेस होती है तो संभवतः इसे फिबोनाची लेवल्स में से एक पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो ट्रेडर्स बेटर प्राइसेस पर डाउन ट्रेंड में एंट्री करना और ट्रेड करना चाहते हैं वे पुलबैक की उम्मीद कर रहे हैं और इन लेवल्स पर सेल ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए रेडी हो सकते हैं। मार्केट ने रैली करने की कोशिश की, लेकिन ये कुछ समय के लिए 23.6% के लेवल से नीचे रुका और फिर 38.2% के लेवल का टेस्ट करने के लिए रिट्रेस आया। देखिए उसके बाद क्या हुआ। 38.2% के लेवल पर रेजिस्टेंस हासिल करने के बाद प्राइस में गिरावट जारी रही, जहां सेलिंग का अच्छा प्रेशर हुआ। इन दो उदाहरणों में हमने देखा कि प्राइस को फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स पर कुछ टेम्पररी सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिला। इसलिए यदि पर्याप्त मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के पास एक प्राइस रिट्रेसमेंट होगा और वे प्राइस को उस लेवल तक पहुंचने पर ट्रेड पोजीशंस खोलने की वेट करते हैं, तो वे सभी पेंडिंग ऑर्डर्स मार्केट प्राइस को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए कि प्राइसेस हमेशा इन लेवल्स से नहीं बाउंस होगी। ऐसे ओकेजन्स होते हैं जब प्राइस इन लेवल्स को तोड़ देगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। इसलिए इन लेवल्स को पोटेंशियल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट या एरियाज ऑफ वैल्यूज के रूप में देखा जाना चाहिए और इससे अधिक कुछ नहीं। हमने प्राइस एक्शन कोर्स में डिस्कस की है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स अंततः ब्रेक हो जाएंगे। खैर, उस पर्सपेक्टिव से फिबोनाची लेवल्स भी पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, इसलिए ये लॉजिक फिबोनाची पर भी अप्लाई होता है। इसका मतलब ये है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स हमेशा काम नहीं करते हैं। वे फूलप्रूफ नहीं हैं और 100% रिलायबल नहीं हैं। आइए इस बात को साबित करने के लिए एक उदाहरण देखें। ये TCS का डेली चार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक नीचे की ओर चल रहा है और हमने स्विंग हाइज और स्विंग लोस की पहचान कर ली है। अब मैं फिबोनाची टूल प्लॉट करूंगा। आप देख सकते हैं कि प्राइस 23.6% के लेवल पर रिट्रेस आ गई और फिर कुछ कैंडल्स के लिए 50% के लेवल्स पर रुक गई। इस पॉइंट पर कई ट्रेडर्स सोचेंगे कि 50% फिबोनाची लेवल्स होल्ड कर रहे हैं और अब इसके फ्यूचर्स या ऑप्शंस या जो कुछ भी हो उसे शॉर्ट करने का समय आ गया है। लेकिन आगे क्या हुआ, इस पर एक नज़र डालिए। ये स्विंग लो डाउन ट्रेंड का सबसे निचला हिस्सा था और प्राइस स्विंग हाई पॉइंट से ऊपर बढ़ने लगी थी। तो आपने यहां से क्या लेसन सीखा है? जबकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आपको सफलता की उच्च संभावना देते हैं, अन्य टेक्निकल टूल्स की तरह वे हमेशा काम नहीं करते हैं। आप निश्चित रूप से नहीं जानते कि ट्रेंड फिर से रिज्यूम होने से पहले प्राइस कोई फिबोनाची लेवल पर रिट्रेस हो जाएगी या नहीं। कभी कभी यह रिवर्स होने से पहले 38.2% या 50% या यहां तक कि 61.8% के लेवल्स तक पहुंच सकता है। लेकिन ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जब प्राइस इन फिबोनाची लेवल्स को नजरअंदाज कर देगी और सभी लेवल्स को ब्रेक कर जाएगी, जैसे कि इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और सतर्क रहें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग करने में एक और आम समस्या यह निर्धारित करना है कि किस स्विंग लो और स्विंग हाई का उपयोग किया जाए। ये समस्या मुख्य रूप से इस फैक्ट के कारण अराइज होती है कि आपके और मेरे जैसे लोग चार्ट्स को अलग अलग तरीके से देखते हैं। हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स को देखते हैं और हमारे अपने फंडामेंटल बायसेस और बिलीव्स हैं। बॉटम लाइन यह है कि ऐसा करने का कोई बिल्कुल सही तरीका नहीं है, खासकर जब चार्ट पर ट्रेंड इतना क्लियर नहीं है। कभी कभी यह सब अनुमान लगाने का खेल बन जाता है। लेकिन एक चीज जिसका मैं फॉलो करना पसंद करता हूं वह है कैंडल्स की विक्स को इंक्लूड करके रीसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो लेवल्स को ढूंढना। इस तरह मैं इन लेवल्स के भीतर एंटायर प्राइस स्विंग को अकोमोडेट कर सकता हूं। लेकिन अंत में ये सब इस पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करना चाहते हैं। अब हम जानते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कैसे ड्रॉ करें और इसका उपयोग कैसे करें। आइए कुछ तरीके सीखें कि मार्केट में अपनी ऑड्स को बेहतर बनाने के लिए फिबोनाची को अन्य इंडिकेटर्स या टूल्स के साथ कैसे जोड़ा जाए। उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। पहले हम सीखेंगे कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग कैसे करें।
फिर जानेंगे कि ट्रेंड लाइंस के साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग कैसे करें। उसके बाद हम बात करेंगी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग कैसे करें। और अंत में हम सीखेंगे कि चार्ट पैटर्न्स के साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग कैसे करें। आइए चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग कैसे करें, इस कॉन्सेप्ट से शुरुआत करें। मेरा मानना है कि भले ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल बेहद उपयोगी है, लेकिन इसका उपयोग अकेले ही नहीं किया जाना चाहिए। यह आपके द्वारा मार्केट में यूज किए जाने वाले किसी भी प्रकार के इंडिकेटर या एनालिसिस के लिए एप्लीकेबल है। आपको कॉन्फ्लुएंस की आवश्यकता है, आपको और अधिक कॉन्फर्मेशंस की आवश्यकता है, और इसलिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग अन्य टूल्स के साथ कॉम्बिनेशन में किया जाना चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग करने के बेस्ट तरीकों में से एक पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का पता लगाना और ये देखना है कि क्या वे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स से लाइन अप होती हैं। यदि फिबोनाची लेवल्स पहले से ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं और आप उन्हें अन्य प्राइस एरियाज के साथ जोड़ते हैं जिन्हें कई अन्य ट्रेडर्स देख रहे हैं, तो उन एरियाज में से प्राइस बाउंस होने की संभावना बहुत अधिक है। आइए एक उदाहरण देखें कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को फिबोनाची लेवल्स के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टॉक अप ट्रेंड पर है। आप लेवल्स को मार्क करने के लिए फिबोनाची टूल का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यह एक मजबूत लेवल है, या शायद मुझे एक रेंज कहनी चाहिए, जो पहले रेजिस्टेंस के रूप में काम करती थी, लेकिन अब चूंकि प्राइस ब्रेकआउट हो गई है तो यह एक सपोर्ट लेवल के रूप में कार्य करेगा, जो कि केवल चेंज इन पोलैरिटी कॉन्सेप्ट है। और हमारे एडवांटेज के लिए ये रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट लेवल 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के साथ कोइंसाइड करता है। इसलिए यदि मुझे लॉन्ग पोजीशन लेनी होती तो मैं प्राइस के 61.8% के इस विशेष लेवल पर पुलबैक या रिट्रेस होने का इंतजार करता, जो एक कॉन्फ्लुएंस जोन या एक नेस्टेड जोन है, जहां ट्रेड हमारे फेवर में काम करने की संभावना बढ़ जाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस इस लेवल का टेस्ट करने के लिए वापस लौटी और हमें अच्छा रिटर्न्स देकर वापस बढ़ी। आप यही सेटअप डाउन ट्रेंड पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि आपको उन प्राइस लेवल्स की तलाश करनी चाहिए जो पास्ट में एरियाज ऑफ इंटरेस्ट रहे हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस पूरी तरह से लेवल से कोइंसाइड होते हैं। चूंकि बहुत सारे ट्रेडर्स समान सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को देख रहे हैं, इसलिए इस बात की अच्छी संभावना है कि उन प्राइस लेवल्स पर बड़ी संख्या में ऑर्डर्स क्लस्टर्ड हों। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस उन लेवल्स से बाउंस होगी, लेकिन कम से कम आप अपने ट्रेड के बारे में अधिक कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। हमेशा याद रखें कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज का खेल है, और यदि आप उन हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पर टिके रह सकते हैं तो लॉन्ग रन में आपके प्रॉफिटेबल होने रहने की बेहतर संभावना है। दूसरी मेथड है ट्रेंड लाइंस के साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग करना। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल सबसे अच्छा काम करता है, इसलिए इसे ट्रेंड लाइन के साथ जोड़ना बहुत मायने रखता है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का एक दिलचस्प एप्लीकेशन है जो हमें अप ट्रेंड के मामले में अगले स्विंग लोज और डाउन ट्रेंड के मामले में अगले स्विंग हाइस का फोरकास्ट लगाने में मदद कर सकता है, जो ट्रेंड लाइन का हिस्सा होने की उम्मीद है। मैं इसे समझाऊंगा। उदाहरण के लिए, प्राइस एक शॉर्ट टर्म असेंडिंग ट्रेंड लाइन या एक अप ट्रेंड लाइन का टेस्ट कर रही है, और आप ट्रेंड लाइन में अगले स्विंग लो पर एक लॉन्ग ट्रेड लेने की योजना बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि प्राइस फिर से ट्रेंड लाइन का टेस्ट करे, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को प्रीवियस स्विंग लो से रीसेंट स्विंग हाई तक प्लॉट कर सकते हैं, ताकि आप पहले से अनुमान लगा सकें कि किस लेवल्स पर प्राइस की रिट्रेस होने का उम्मीद कर सकते हैं। आप नोटिस कर सकते हैं कि 50% और 61.8% फिबोनाची लेवल्स कैसे राइजिंग ट्रेंड लाइन द्वारा इंटरसेक्ट होते हैं। हम देखेंगे कि क्या इनमें से कोई भी लेवल्स सपोर्ट लेवल्स की तरह कार्य करेगा। और गैस क्या हुआ? 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल खड़ा रहा, और इसने न केवल एक बार बल्कि 2 बार सपोर्ट लेवल्स के रूप में एक्ट किया है, और दोनों बार प्राइस इस लेवल से बाउंस हो गया है। लेकिन चूंकि हम कॉन्फ्लुएंस और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स की तलाश में हैं, हम केवल तभी एंट्री लेंगे जब प्राइस 61.8% के लेवल और ट्रेंड लाइन का टेस्ट करेगी। ये हमारी परफेक्ट एंट्री और उससे भी परफेक्ट ट्रेड होता। आप इस प्रोसेस को पूरे ट्रेंड के दौरान अपना सकते हैं। यदि आप डाउन ट्रेंड्स को एम कर रहे हैं तो भी आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप स्विंग लो के बजाय स्विंग हाई का अनुमान लगा रहे होंगे। अब आइए तीसरी मेथड को देखें, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग कर रही है।
कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को जोड़ते समय हम वास्तव में एग्जॉस्टिव कैंडलस्टिक्स की तलाश कर रहे हैं, जो आपको बता सकता है कि क्या बाइंग या सेलिंग प्रेशर समाप्त हो गया है। यह आपको एक संकेत दे सकता है कि प्राइस कब तक ट्रेंड करना जारी रह सकती है या कब कमजोर हो सकती है। जिन एग्जॉस्टिव कैंडलस्टिक्स में हम इंटरेस्ट रखते हैं वे रियल बॉडी के बिना कैंडल्स हैं या सिंपली पिनबाज हैं। लंबी अपर विक्स या लोअर विक्स प्राइस रिजेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और यह मोमेंटम और मार्केट सेंटिमेंट में पोटेंशियल शिफ्ट का संकेत देती है। इस उदाहरण पर एक नज़र डालें, जहां प्राइस मजबूत मोमेंटम के साथ ऊपर की ओर बढ़ती है। फिर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को प्लॉट करते हैं। हम देख सकते हैं कि प्राइस वापस 23.6% के लेवल्स पर रिट्रेस आ गई है। इस पॉइंट पर आपके मन में ये संदेह हो सकता है कि चूंकि प्राइस इतनी बढ़ गई है, इसलिए प्राइस बढ़ने के लिए और अधिक मोमेंटम नहीं हो सकती है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस और भी नीचे रिट्रेस हो जाएगी या वास्तव में ये रिवर्स भी हो सकती है। लेकिन फिर कुछ इंटरेस्टिंग होता है। रिट्रेसमेंट एक बहुत लॉन्ग विक के साथ एक एग्जॉस्टिव पिनबा कैंडल के साथ स्टॉल होता है, जो सभी लोअर प्राइसेस को रिजेक्ट करता है। ये दर्शाता है कि सेलर्स कमजोर हैं या दूसरे शब्दों में बायर्स अभी भी डोमिनेंट है और प्राइसेस को और ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। इस पॉइंट पर जब प्राइस इंक्रीज होने लगे तो आप एक लॉन्ग ट्रेड करने पर विचार कर सकते हैं। इससे आपको कुछ अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। यदि आप मिश्रण में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जोड़ते हैं तो आप हमेशा अपनी ऑड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको अपने ट्रेड्स के लिए अधिक कॉन्फर्मेशंस मिलती है। अंतिम मेथड पेनेंस, फ्लैग्स, वेजर्स इत्यादि जैसे चार्ट पैटर्न्स के कॉम्बिनेशन में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग करना है। मैंने पहले ही अपने चार्ट पैटर्न्स कोर्स में इस टॉपिक पर डिटेल से चर्चा की है, तो आप अधिक जानने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन ब्रीफली आपको याद दिला दूं, फ्लैग्स जैसे चार्ट पैटर्न्स में आमतौर पर 23.6% और 38.2% के बीच नैरो रिट्रेसमेंट्स होता है, जबकि पेनेंस जैसे पैटर्न्स में 38.2% और 50% के बीच बहुत गहरा रिट्रेसमेंट्स होता है। ट्रेड एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट्स पैटर्न्स पर बेस्ड होंगे और वास्तव में फिबोनाची टूल पर बेस्ड नहीं होंगे। अब आपके पास यह आइडिया है कि कॉन्फ्लुएंस सेटअप्स खोजने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का उपयोग कैसे करें। अगली चीज जो आपके मन में हो सकती है वो ये होगा कि कब एंट्री करना है और स्टॉप लॉस कहां सेट करना है। खैर, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप अपना स्टॉप लॉस अगले फिबोनाची लेवल्स के ठीक बाद निर्धारित कर सकते हैं। मैं इसे समझाऊंगा। यदि आप 38.2% फिबोनाची लेवल्स पर लॉन्ग एंट्री करने की योजना बना रहे थे, तो आप अपना स्टॉप लॉस को 50% लेवल्स के नीचे रखेंगे। यदि आपको लगता है कि 50% का लेवल्स होल्ड करेंगे, तो आप अपना स्टॉप लॉस को 61.8% लेवल के नीचे रख देंगे और इसी तरह आगे भी करेगी। इसी तरह से यदि आपने 50% लेवल्स पर शॉर्ट किया था, तो आप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर 61.8% फिबोनाची लेवल्स के ठीक ऊपर रख सकते हैं। स्टॉप लॉस सेटिंग करने की इस मेथड के पीछे का लॉजिक ये है कि आपका मानना था कि 50% का लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल के रूप में होल्ड करेगा। इसलिए यदि प्राइस इस लेवल से आगे बढ़ती है तो आपका ट्रेड आइडिया इनवैलिड हो जाएगा। स्टॉप लॉस सेट करने की इस मेथड के साथ समस्या यह है कि यह पूरी तरह से आपकी परफेक्ट एंट्री पर निर्भर है। अगले फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के ठीक बाद स्टॉप लॉस सेट करने से यह मान लिया जाता है कि आप वास्तव में कॉन्फिडेंट हैं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया बना रहेगा। और जैसा कि हमने पहले बताया, ड्राइंग टूल्स का उपयोग करना कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है। इसलिए आमतौर पर यह तरीका शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेड्स के आधार पर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट्स के लिए अच्छा है। अब यदि आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस और फिबोनाची कॉन्फ्लुएंस सेटअप में से ट्रेड करने की योजना बना रहे हैं, तो आप एक ट्रेड एंट्री ले सकते हैं जब प्राइस एक एरिया या लेवल ऑफ इंटरेस्ट से ट्रेंड की डायरेक्शन में फिर से रिज्यूम होती है। जैसा कि हमने पहले मेंशन किया है, आपका स्टॉप लॉस या तो अगले फिबोनाची लेवल्स के बियॉन्ड रखा जा सकता है या आप अपने ट्रेड डायरेक्शन के आधार पर ATR जैसे वॉलेटिलिटी इंडिकेटर का उपयोग करके सूटेबल बफर स्पेस के साथ स्टॉप लॉस को सपोर्ट लेवल्स से नीचे या रेजिस्टेंस लेवल्स से ऊपर सेट कर सकते हैं। और यदि आपने अपने ट्रेडिंग के लिए एक एग्जॉस्टिव पिनबा कैंडलस्टिक को भी कंसिडर किया है, तो जब प्राइस उस डायरेक्शन में पिनबा को पार कर जाती है जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप बेहतर ट्रेड्स ले सकते हैं। इसलिए यदि आप लॉन्ग ट्रेड्स करना चाह रहे हैं, तो जब प्राइस पिनबा कैंडल की हाई से ऊपर ब्रेक हो जाए तो खरीदारी करें और स्टॉप लॉस को एग्जॉस्शन पिनबा के लो के नीचे सेट करें। या यदि आप शॉर्ट ट्रेड्स करना चाह रहे हैं, तो जब प्राइस पिनबा कैंडलस्टिक के लो लेवल के नीचे ब्रेक होने पर
शॉर्ट एंट्री करें और स्टॉप लॉस को पिन बार कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर रखें। अब यदि आप ट्रेंड लाइन से ट्रेड ले रहे हैं तो भी यही लॉजिक अप्लाई होता है। इस मामले में आपको ट्रेंड लाइन के संबंध में एक सूटेबल बफर के साथ अपना स्टॉप लॉस सेट करना होगा। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं जो फिबोनाची एक्सपेंशंस और फिबोनाची एक्सटेंशंस है। अधिकांश समय ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों में फर्क क्या है। हम में से ज्यादातर लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये दोनों मौजूद हैं, और उनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो ये भी मानते हैं कि ये दोनों एक ही हैं। तो आइए इस मुद्दे को एड्रेस करें और डिटेल में डिस्कस करें कि ये दोनों फिबोनाची टूल्स क्या है और यह क्या करते हैं। इन दोनों टूल्स का उपयोग ट्रेडर्स द्वारा प्रेडिक्शन करने के लिए किया जाता है कि कोई ट्रेंड कितनी दूर तक जाएगी, या शायद आप इन लेवल्स को उन ट्रेडर्स के लिए पोटेंशियल टारगेट्स या एग्जिट्स के रूप में सोच सकते हैं जिन्होंने किसी भी रिट्रेसमेंट लेवल से ट्रेड किया है। मैं जानता हूं आप जानना चाहेंगे कि ये दोनों कैसे अलग हैं। हम इन टूल्स को चार्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्या हमें विक्स भी शामिल करनी चाहिए, या क्या हमें सिर्फ कैंडल बॉडी को ही कंसिडर करना चाहिए। इसलिए मैं चीजों को सिंपल रखने का प्रयास करूंगा। चूंकि हम पुलबैक्स को टाइम करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग करते हैं, और चूंकि हम एंटायर ट्रेंडिंग मूव को मेजर करना चाहते हैं, हम फिबोनाची को एक इंपल्स मूव की ओरिजिन से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, और इसमें कैंडल्स की विक्स भी शामिल है। अब ये फिबोनाची एक्सटेंशन और एक्सपेंशन टूल के लिए भी समान है। हमें एंटायर प्राइस स्विंग की आवश्यकता है, इसलिए हम कैंडल्स की सबसे लोएस्ट और हाईएस्ट विक्स को भी कंसिडर करेंगे। मैं फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल से शुरू करता हूं, जो कि अधिक कॉमनली उपयोग किया जाने वाला एक फिबोनाची टूल है। फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की आवश्यकता है, एक स्विंग हाई, एक स्विंग लो और एक रिट्रेसमेंट लेवल। आइए एक अप ट्रेंड के उदाहरण से शुरुआत करें। एक अप ट्रेंड में जनरल आइडिया फिबोनाची प्राइस एक्सटेंशन लेवल्स पर अपने लॉन्ग ट्रेड पोजीशंस पर प्रॉफिट्स लेना है। यदि आप ट्रेडिंग व्यू का उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले बाईं ओर के पैनल से ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन टूल का चयन करें। जैसा कि मैंने पहले बताया है, आप 3 माउस क्लिक्स का उपयोग करके फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स डिटरमिन कर सकते हैं। सबसे पहले एक सिग्निफिकेंट स्विंग लो पर क्लिक करें, फिर अपने कर्सर को खींचें और रीसेंट स्विंग हाई पर क्लिक करें। अंत में अपने कर्सर को वापस नीचे खींचें और किसी भी रिट्रेसमेंट लेवल्स पर क्लिक करें। ये प्रत्येक प्राइस एक्सटेंशन लेवल्स को, रेशियोज और उनके करस्पॉन्डिंग प्राइस लेवल्स दोनों को डिस्प्ले करेगा। एक डाउन ट्रेंड में जनरल आइडिया फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स पर अपने शॉर्ट ट्रेड्स पर प्रॉफिट लेना है, क्योंकि मार्केट को अक्सर इन लेवल्स पर सपोर्ट मिलता है। कॉन्सेप्ट वही के वही है। आपको बाईं ओर के पैनल से ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन का चयन करना होगा और 3 स्विंग पॉइंट्स पर क्लिक करना होगा। आपको सबसे सिग्निफिकेंट स्विंग हाई से स्टार्ट करना होगा, उस पर क्लिक करें, कर्सर को नीचे खींचें, सबसे रीसेंट स्विंग लो लेवल पर क्लिक करें और फिर कर्सर को वापस ऊपर खींचें और सबसे रेलेवेंट रिट्रेसमेंट लेवल पर क्लिक करें। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमैटिकली सभी प्राइस एक्सटेंशन लेवल्स और उनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज को प्लॉट करेगा। आप सभी मेजर एक्सटेंशन लेवल्स को नोटिस कर सकते हैं, जैसे 100%, 127.2%, 161.8%, जो कि गोल्डन रेशियो है, इत्यादि। आप हमेशा सेटिंग्स में जा सकते हैं और इसके साथ खेल सकते हैं, ये समझने के लिए कि चार्ट में विभिन्न लेवल्स कैसे दिखेंगे, और आप लेवल्स की अपीयरेंसेस, डेटा आदि को भी बदल सकते हैं। अब अपनी चर्चा पर वापस आते हुए चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। यह निफ्टी डेली चार्ट है। मार्केट ऊपर की ओर ट्रेंड कर रहा है और हमारे पास एक स्विंग लो, एक स्विंग हाई और एक रिट्रेसमेंट है, जो हमारे फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को ड्रॉ करने के लिए एकदम सही है। पहले स्विंग लो का सिलेक्शन करें, फिर कर्सर खींचें और स्विंग हाई पर क्लिक करें और फिर वापस नीचे खींचें और रिट्रेसमेंट का सबसे निचले पॉइंट पर क्लिक करें। यह ऑटोमैटिकली फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स को लगाएगा, जो पोटेंशियल प्राइस लेवल्स के अलावा और कुछ नहीं है, जहां प्राइस को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, या सरल शब्दों में ये ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जहां पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इसका मतलब ये भी है कि ये लेवल्स हमारी टारगेट सेटिंग के लिए अच्छे हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद प्राइस का क्या हुआ। रिट्रेसमेंट के दौरान प्राइस को 50% लेवल के पास अच्छा सपोर्ट मिला। फिर प्राइस इंक्रीज होने लगी। प्राइस 61.8% के लेवल तक बढ़ गई, जिसने एक नया स्विंग हाई लेवल बनाया। फिर ये 38.2% के लेवल पर वापस गिर गया, जहां इसे फिर से सपोर्ट मिला। प्राइस में फिर से रैली हुई और 100% लेवल पर कुछ रेजिस्टेंस मिला। कुछ दिनों के बाद प्राइस फिर से रैली किया
और इसे 161.8% के लेवल पर एक शॉर्ट रेजिस्टेंस मिला और 200% के लेवल तक बढ़ गई और अंत में 261.8% लेवल पर कुछ अच्छा रेजिस्टेंस मिला। जैसा कि आप उदाहरण से देख सकते हैं, 61.8%, 100%, 161.8% और 261.8% सभी कुछ न कुछ प्रॉफिट्स कमाने के लिए अच्छे लेवल्स होते। आइए अब डाउन ट्रेंड का एक उदाहरण देखें। हम डेली टाइम फ्रेम पर कोफॉज के मामले पर विचार करेंगे। ध्यान दें कि आप एनालिसिस और ट्रेडिंग के लिए अपनी पसंद की किसी भी टाइम फ्रेम का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम कोफॉज के रिट्रेसमेंट्स को देखें तो एक चीज क्लियर है कि कुछ समय के लिए 23.6% और 38.2% के लेवल्स के बीच शैलो रिट्रेसमेंट था। यदि आप इसके फ्यूचर्स या ऑप्शंस को शॉर्ट करना चाहते हैं तो अब मैं पोटेंशियल प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स को मार्क करने के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लाता हूं। इसके लिए मैं स्विंग हाई पर क्लिक करूंगा, फिर कर्सर ड्रैग करूंगा और स्विंग लो पर क्लिक करूंगा और फिर हाईएस्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट तक वापस ड्रैग करूंगा जो 23.6% और 38.2% लेवल के बीच है और उस पर क्लिक करूंगा। अब लेवल्स प्लॉट किए गए हैं। आइए देखें कि ट्रेड का परफॉर्मेंस कैसा रहा होगा। प्राइस को 38.2% लेवल पर सपोर्ट मिला, कुछ समय तक वहां रुका रहा और नीचे गिरने से पहले एक और शार्प रिट्रेसमेंट भी बनाया। 50% लेवल एक इनिशियल सपोर्ट के रूप में होल्ड किया और जैसे जैसे प्राइस डिक्लाइन हुई, यह एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन गया। 100% एक्सटेंशन लेवल का टेस्ट करने के लिए प्राइस फॉल होने से पहले 61.8% लेवल भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन गया। यदि आप इस पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि 100% एक्सटेंशन लेवल ने भी मजबूत सपोर्ट के रूप में काम किया है। इन शॉर्ट, हम 38.2%, 50%, 61.8% और थोड़े पेशेंस के साथ 100% के लेवल पर भी प्रॉफिट्स कमा सकते थे। इन सभी लेवल्स ने सपोर्ट के रूप में काम किया, संभवतः इसलिए क्योंकि अन्य ट्रेडर्स भी अपने प्रॉफिट्स लेने के लिए इन लेवल्स पर नजर रख रहे थे। ये उदाहरण बताते हैं कि प्राइस को फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स पर कम से कम कुछ टेम्पररी सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन हमेशा नहीं। लेकिन अपनी पोजीशन को सही ढंग से एडजस्ट कराकर अक्सर प्रॉफिट्स लेने और अपने रिस्क मैनेज करने के लिए ये पर्याप्त होता है। लेकिन यहाँ ओवरकम करने के लिए कुछ समस्याएं भी हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि कौन सा एग्जैक्ट फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सेकेंडली, अक्सर ऐसे ओकेजन्स आते हैं जब इनमें से कुछ लेवल्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर भी सकते हैं और नहीं भी। प्राइस इसे नेग्लेक्ट कर सकती है और आगे बढ़ सकती है जैसे कि इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एक अन्य समस्या यह निर्धारित करना है कि फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स बनाने में किस स्विंग लो से शुरुआत की जाए। यह आमतौर पर तब होता है जब प्राइस एक लेवल पर इतनी कंसोलिडेट हो जाती है कि मल्टीपल हाइज या लोज बन जाते हैं जो ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। फिर मुद्दा यह है कि ऐसा करने का कोई एक सही तरीका नहीं है, लेकिन बहुत प्रैक्टिस के साथ आप स्विंग पॉइंट्स चुनने का बेहतर निर्णय लेंगे। फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का उपयोग करने में आपको अपने डिस्क्रेशन का उपयोग करना होगा। आपको ये तय करना होगा कि यह ट्रेंड कितने समय तक जारी रहेगी। अगर मैं इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन लेवल्स के बारे में बात करूं, तो मेरे एक्सपीरियंस से फिबोनाची एक्सटेंशंस के आधार पर आपके टारगेट्स निर्धारित करने के लिए बेस्ट लेवल्स 61.8%, 100% और 161.8% लेवल्स हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अन्य लेवल्स बेकार हैं या कंसिडर करने लायक नहीं हैं, लेकिन ये तीन लेवल्स ज्यादातर समय अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आप प्रॉफिट्स बुक करने की ऑड्स को बेहतर बनाने के लिए इन लेवल्स के साथ साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का भी उपयोग कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक मूविंग एवरेज जितना सरल हो सकता है या एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस भी हो सकता है। अधिक जानने के लिए आप स्टॉप लॉस और एटीआर इंडिकेटर पर मेरा वीडियोस देख सकते हैं। अब हम अपनी डिस्कशन के फाइनल टॉपिक पर आ गए हैं, जो फिबोनाची एक्सपेंशंस है। एक्सपेंशंस का उपयोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए या ट्रेंड फोरकास्टिंग के लिए या केवल यह अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है कि ट्रेंड कितनी दूर तक जाएगी। हम एक्सपेंशन लेवल्स को प्लॉट करने के लिए ठीक उसी टूल का उपयोग करेंगे जिसका उपयोग हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए किया है। लेकिन हमें एक्सपेंशन लेवल्स के मामले में 3 पॉइंट्स और 3 माउस क्लिक्स के बजाय केवल 2 पॉइंट्स और 3 माउस क्लिक्स की आवश्यकता होगी। जिन 2 पॉइंट्स की आवश्यकता है वे हैं इंपल्स मूव का स्विंग लो और स्विंग हाई। अब इसे कैसे खींचें? आइए अप ट्रेंड की सिनेरियो पर एक नजर डालें। अप ट्रेंड के लिए हमें एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई की आवश्यकता होगी। स्विंग लो इंपल्स स्विंग मूव का ओरिजिन है।
इसलिए हम बाईं ओर के पैनल से ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची टूल का चयन करेंगे, फिर स्विंग लो पर क्लिक करें, फिर कर्सर को खींचें और स्विंग हाई पर क्लिक करें, और फिर कर्सर को वापस स्विंग लो या ओरिजिन तक खींचें। लेकिन बनाए बेहतर विजिबिलिटी के लिए इस क्लिक को दाईं ओर शिफ्ट करना सुनिश्चित करें। यह ऑटोमेटिकली सभी एक्सपेंशन लेवल्स को प्लॉट करेगा। प्लॉट किए गए लेवल्स के रेशियो में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है कि फिबोनाची एक्सटेंशन का उपयोग पोटेंशियल लेवल्स को प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है, जहां तक रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस बढ़ सकती है। लेकिन जब फिबोनाची एक्सपेंशन की बात आती है, तो हम उस एंटायर स्विंग को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसे हमने कंसिडर किया है। इसका मतलब है कि अप ट्रेंड के मामले में हम उस टोटल स्विंग मूव का 100% को स्विंग हाई लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यदि आप मुझसे पूछें कि ऐसा करने का क्या फायदा है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग यूज केस नहीं है। लेकिन एक बात जो मैंने देखी है वह ये है कि हम एक्सटेंशन लेवल्स की तुलना में एक्सपेंशन लेवल्स का उपयोग करके गोल्डन रेशियो या 161.8% लेवल का बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन लेवल्स में 161.8% एक बहुत बड़ा प्राइस टारगेट है और प्रॉफिट टारगेट्स के लिए 61.8% और 100% एक्सटेंशन लेवल्स का उपयोग करना कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि अधिकांश समय इन्हें आसानी से अचीव किया जा सकता है। लेकिन एक्सपेंशन लेवल्स के साथ 161.8% काफी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब आइए डाउन ट्रेंड के लिए भी एक उदाहरण देखें। इस मामले में हमें स्विंग हाई और स्विंग लो की आवश्यकता होगी। स्विंग हाई बेयरिश इंपल्स स्विंग का ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट है, जबकि स्विंग लो इंपल्स स्विंग मूव का एंड पॉइंट है। एक बार स्टार्ट और एंड पॉइंट की पहचान हो जाने पर बाईं ओर के टूलबार से ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची टूल का चयन करें, फिर स्विंग हाई पर क्लिक करें, कर्सर को नीचे खींचें, स्विंग लो पर क्लिक करें और फिर कर्सर को स्विंग हाई तक खींचें और कर्सर को दाईं ओर स्विंग हाई लेवल के इनलाइन रखें और क्लिक करें। एक्सपेंशन लेवल्स ऑटोमेटिकली प्लॉट किए जाएंगे। इस केस में भी 127.2%, 161.8%, 200% आदि जैसे लेवल्स हमारे पोटेंशियल प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स होंगे। आप हमेशा इंडिकेटर सेटिंग्स पर जा सकते हैं और रेशियोज ऐड या रिमूव कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप रेशियोज बदल भी सकते हैं, भले ही इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है। ये उन 3 फिबोनाची टूल्स हैं जिन्हें एक ट्रेडर को अवश्य जानना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर हैं। ये फिबोनाची टूल्स सभी प्रकार के लिक्विड चार्ट्स और सभी अलग अलग टाइम फ्रेम्स में काम करते हैं। आप इन लेवल्स का उपयोग बाय या सेल डिसीजंस लेने या स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल्स निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फिबोनाची ट्रेडिंग कई टेक्निकल एनालिसिस मेथड्स में से एक है और इसका उपयोग किसी भी ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से पहले एनालिसिस के अन्य मेथड्स के साथ कॉम्बिनेशन में किया जाना चाहिए। इसलिए सीखते रहें और जो आपने सीखा है उसका बैकटेस्ट करें और उसे अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करने का प्रयास करें और देखें कि क्या यह आपके लिए काम करता है। अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि इस वीडियो आपके लिए उपयोगी था और यदि यूजफुल है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना सुनिश्चित करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी एनेबल करें ताकि आप आने वाले किसी भी वीडियो अपलोड को मिस न करें। मैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए अलविदा।